नमस्कार साथियों, नियंत्रण व समन्वय से संबंधित हमारे इस दूसरे वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, हमारा जो नियंत्रण व समन्वय वाला टॉपिक्स पर आधारित जो पहला वीडियो था, उस वीडियो में हमने पढ़ा था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। हमने पूरे वीडियो के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जंतु हार्मोन क्या होते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां बनी हुई होती है, उन ग्रंथियों के अंदर कौन कौन से हार्मोन उत्सर्जित होते हैं और वो हार्मोन्स की जो मात्रा है किस प्रकार से हमारी बॉडी उसको संतुलित करती है, और यदि हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एक असंतुलन उत्पन्न होता है। तो जी हाँ साथियों, हमने यहाँ पर यह डिस्कस करना है कि कौन सी ग्रंथि है और उस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होगा और उस हार्मोन की कमी या अधिकता से हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जंतु हार्मोन क्या होते हैं। तो जंतु हार्मोन के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण व समन्वय का एक दूसरा मार्ग है। तंत्रिका तंत्र संदेश को शरीर के सभी मार्गों तक पहुंचाती है, लेकिन इसमें कुछ कमी है। प्रत्येक भाग से तंत्रिका कोशिका द्वारा संकेत शरीर के विभिन्न भागों तक नहीं पहुंच पाते। फिर यह कार्य जंतु हार्मोन्स करते हैं जो कि स्रावित होकर सीधे रुधिर में यानी ब्लड में मिल जाते हैं और हमारे पूरे शरीर के अंदर वो फैल जाते हैं। और इनके आगे बढ़ने से ही ये जब पूरे शरीर के अंदर फैलते हैं और हार्मोन्स अपना जब प्रभाव दिखाते हैं तो उस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार से इनके संतुलन और असंतुलन का प्रभाव हमारी पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है और हम उस प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे इस हार्मोन के अंदर गुणधर्म होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एड्रिनल हार्मोन क्या होते हैं। साथियों, यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है जो कि किडनी के पास स्थित होती है। यह हार्मोन्स 3F यानी फ्राइटन, फाइट और फ्लाई पर आधारित कार्य करता है। यह सीधा रुधिर में स्रावित होता है यानी ब्लड के अंदर मिलता है। यह विशिष्ट अंगों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र में आपूर्ति कम हो जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। यह सभी अनुक्रिया मिलकर जंतु शरीर को परिस्थितियों से निपटने के लिए यह तैयार करती है। यानी यह हमारे जो हार्ट की है ना, उसके पंपिंग को बढ़ाता है। उसके पंपिंग को बढ़ाने का अर्थ ये हो गया कि जैसे ही हम श्वसन क्रिया ज़्यादा करेंगे तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी और ऑक्सीजन जो होती है ना, वो ब्लड के माध्यम से हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती रहती है। दूसरा होता है इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या है? यह एक O2 ग्रंथि से निकलता है जो कि H आकार का होता है। थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए संतुलन बना रहे। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए नमक के पैकेट के ऊपर आयोडीन युक्त नमक लिख करके उसको मार्केट में बेचा जाता है। यह एक मार्केटिंग करने का तरीका है। थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होता है। हमारे आहार में आयोडीन की कमी अगर होती है तो हम गाइटर अथवा गलगंड नामक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इस बीमारी का लक्षण यह होता है कि हमारे जो गला होता है, गले के आसपास की हमारी जो कोशिकाएं होती है उसमें सूजन आ जाता है, वह मोटी हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है जो हमारी
गले के आसपास स्थित, गर्दन के नीचे गले के आसपास स्थित होती है। दूसरा हार्मोन्स यह हुआ। तीसरा हार्मोन्स है वृद्धि हार्मोन्स। यह वृद्धि हार्मोन जो होता है यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आप ध्यान दीजिए कि पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण का, कंट्रोल करने का कार्य करती है। शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। बाल्यकाल से कुछ लोग बौने तथा कुछ लोग लंबे होते हैं। इसका कारण वृद्धि हार्मोन का ही असंतुलन होता है। तो हाँ साथियों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसे। और यह जो हार्मोन्स जो होता है ना, यह बौनेपन और लंबे होने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद में चौथा हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। साथियों, यह नर जननांग में वृषण में पाया जाता है। जो नर होता है, पुरुष होता है, उसके वृषण में पाया जाता है। यौवन अवस्था में पुरुषों में आने वाले परिवर्तन जैसे दाढ़ी का आना है, मूंछें आना है, आवाज का भारी हो जाना है, जननांग पर बाल का आ जाना है, ये आदि जो होता है वो इसी हार्मोन की वजह से ही होते हैं, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन जो होता है नर जननांग के वृषण में पाया जाता है। पांचवा हार्मोन जो है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वह स्त्रियों में पाया जाता है। यह एक स्त्री हार्मोन होता है। जीवन आरंभ के समय स्त्रियों में, महिलाओं में होने वाले परिवर्तन जैसे तेज आवाज का होना या उनकी आवाज जो होती है वो पतली होना, माहवारी शुरू होना, काख में बाल का उगना और जननांग पर बाल का उगना, ये महिलाओं में जो परिवर्तन होते हैं वह इसी हार्मोन की कारण उत्पन्न होते हैं। तो यह एक स्त्री हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है। इसके बाद में छठा जो हार्मोन है वह है इंसुलिन हार्मोन। तो साथियों, यह हार्मोन अग्नाशय से निकलता है। हार्मोन रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है। शर्करा का मतलब उसमें जो शुगर की मात्रा है उसको ये नियंत्रण करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित ना हो तो रुधिर में शर्करा का यानी शुगर का लेवल बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव होते हैं, जैसे मधुमेह है, जैसे हम डायबिटीज कहते हैं, जैसे हम शुगर कहते हैं, जैसी खतरनाक बीमारी से हम ग्रसित हो जाते हैं। यदि इस स्थिति में कोई अन्य बीमारी या चोट अथवा घाव लग जाता है तो वो क्या करता है कि लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि यह जो डायबिटीज है उसके साइड इफेक्ट इसी प्रकार से होते हैं। इसके अंदर चोट या घाव लग जाए तो जीवाणु बढ़ी हुई शर्करा का उपयोग करते हैं और काफी दिनों तक उसको ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि जहाँ चोट लगती है, जहाँ घाव होता है, वहाँ जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर जो ज़्यादा शुगर है उसका प्रयोग करते हैं और लंबे समय तक उस घाव को क्या करते हैं, वो ठीक नहीं होने देते। तो ये एक तरीके से डायबिटीज यानी जिसे हम मधुमेह कहते हैं, जिसे हम शुगर कहते हैं, एक खतरनाक बीमारी है जो इस हार्मोन के असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। साथियों, यह जो मधुमेह है ये अपने आप में वर्तमान में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी का रूप इसने ले लिया है। तो इसलिए हमें ये जो इंसुलिन हार्मोन है, इस इंसुलिन हार्मोन के संतुलन से हमारे बॉडी के अंदर जो डायबिटीज या जो मधुमेह है या जो शुगर या शर्करा का जो लेवल बढ़ जाता है उस लेवल को हमें क्या करना है, संतुलन करना होता है। तो इसीलिए इस बीमारी से बचना ही अपने आप में एक सुरक्षा ही एक तरीके से हमारे पास उपाय है, एक उपचार है। तो इसीलिए आज हमारे इस वीडियो के अंदर हमने ये जो हार्मोन्स पढ़े हैं, इस हार्मोन्स को कैसे हम संतुलित कर पाते हैं, कौन सी ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं और उनके संतुलन और असंतुलन से हमारी बॉडी पर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है, ये चीजें हमने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है। आगे के वीडियो में हम इसी कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।